आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें क्या है कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं किन किन चीज़ों से मिलकर बनती हैं और ये अभिक्रियाएं कितने तरीके की होती हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन वाला हो या फिर कोई बेसिक क्लास 10th का स्टूडेंट हो। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, सबसे पहले कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक भौतिक अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया और एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए भौतिक अभिक्रियाएं, सबसे पहले इस पे आते हैं कि भौतिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनके फिजिकल और जो प्रेशर वगैरह दे के जिनमें फिजिकली चेंज ला दिया जाए, लेकिन हम उसे वहाँ से वापस ला सके उसके मूलभूत अवस्था में, यानी जो उसका स्टार्टिंग फेज है उसमें हम कन्वर्ट कर सके। तो जैसे कि हम कोई ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर ले लेते हैं। अब हम क्या किए कि इसका फिजिकल चेंज कर दिए स्टेट। तो हम जब इसमें हीट दिए तो ये क्या हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, भाप बन गया यहाँ पे। अब देखिए भाप बन गया तो क्या हुआ, ये पहले वाटर था, भाप बन गया। तो अब इसमें क्या होगा कि चेंज हो गया है थोड़ा सा भाप में। पहले ये लिक्विड स्टेट में था, अब ये गैसियस स्टेट में है। लेकिन हम भाप से क्या करेंगे कि जब हम प्रेशर देंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्रेशर दें P तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा अभिक्रिया है कि जिसको हम एक तरफ से दूसरे तरफ और दूसरे तरफ से तीसरे तरफ क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ है, सॉलिड है, अब उसको हम क्या करेंगे कि जैसे ही टेम्परेचर देंगे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर वाटर से हम क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अरे बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये तो सिंपल है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे कि जल का गर्म होना। अब दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, घी का पिघलना। जैसे देसी घी है, आप थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। पहले वो सॉलिड जैसा रहेगा, फिर वो लिक्विड में आ जाएगा, लेकिन जब फिर ठंडा होगा तो क्या होगा, फिर से सॉलिड घी के फॉर्म में हो जाएगा। तो वो भी घी ही है। और भी क्या हो सकता है, और भी बहुत सारा है, लेकिन ये है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमको यहाँ पे है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम कुछ चेंज करें या रिएक्ट करवाएं किसी भी पदार्थ को, तो क्या होगा, वो जिसमें चेंज होगा वो फिर वापस नहीं आएगा अपने मूलभूत अवस्था में, यानी जो अपना उसका स्टेट रहेगा उसमें चेंज होके नहीं आएगा। तो जैसे हम क्या करेंगे, कागज़ है, ठीक है, कागज़ को क्या करिए, जला दीजिए, हीट दिए तो ये क्या हो जाएगा, जल जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन बन जाएगा। काले कलर का कार्बन होता है। अब क्या हम कार्बन से फिर से कागज़ बना सकते हैं, नहीं। तो जब अवस्था परिवर्तित हुआ फिर वो मूलभूत अवस्था में नहीं आ सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या, रासायनिक अभिक्रिया। अब और इसमें क्या एग्जाम्पल, इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या है, दूध से दही बनना। दूध से दही बनना। अब देखिए, दूध है, उसमें दही कुछ डाल दीजिए खट्टा, तो क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा, या फिर फट जाएगा। नींबू डाल दीजिए तो फट जाएगा, तो फटने के बाद वो दही जैसा हो जाएगा। लेकिन जब हम दही से दूध बनाएंगे तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर दूध से खोआ बना रहे हैं आप, तो खोआ क्या बोलते हैं, मावा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो मावा बन जाने के बाद उसको दूध में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दूध से हम पाउडर बना रहे हैं तो फिर पाउडर से दूध बन सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तीसरा, दूध का पाउडर,
देखिए दूध का पाउडर, लेकिन दही नहीं है। अब और भी बहुत सारा अभिक्रिया है, जैसे हम क्या करते हैं कि HCl प्लस NaOH लेते हैं, क्या बनता है हमारा NaCl प्लस H2O। लेकिन क्या इधर से इधर हो पाएगा क्या? NaCl से फिर हम HCl एसिड बना सकते हैं? तो ऐसा नहीं होगा। इस वजह से ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए भौतिक अभिक्रिया में इस टाइप का कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है कि लिखा हुआ मिलेगा। इस वजह से हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा बेसिक था कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब हम आते हैं, देखिए सबसे पहले कि अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है, तो और उसको डिनोट कैसे करते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया है, सपोज दैट कि कुछ भी है, यहाँ पे ले लीजिए आप C+O2, क्या हो जाएगा ये CO2। सबसे पहला सबसे आसान है यही कि हमारा जो है कि कार्बन को जलाने पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर आप ले लीजिए क्या यहाँ पे NaHCO3, ये क्या हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाता है, H2 गैस बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये क्या है, रिएक्टेंट है सब। ये क्या है रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये है प्रोडक्ट। ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो एक होता है मेन प्रोडक्ट, एक होता है बाई प्रोडक्ट। देखिए हमको क्या है कि ये जो Na2CO3 है, ये क्या है, ये है मेन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या है H2, क्या है हमारा, ये H2 है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारा अभिक्रिया होता है, लेकिन ये डिनोट क्या करते हैं हम, इस तरह से एक लंबा सा तीर दे के बीच में इस तरह से करते हैं, बराबर का साइन नहीं देते हैं क्योंकि ये अभिक्रिया है। और ये क्या होगा कि कन्वर्ट नहीं होगा, इधर से इधर जाएगा लेकिन इधर से इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, और भी बहुत सारा अभिक्रिया हो गया। अब हम आते हैं कि विलायक पे आते हैं। दो तरीके का विलायक होता है, एक ध्रुवीय विलायक और एक अध्रुवीय विलायक। तो विलायक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया जब करते हैं तो सबसे पहले हम घोलने के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब देखिए विलायक दो तरीके का होता है। विलायक दो तरीके का होता है। कौन सा, देखिए एक होता है ध्रुवीय विलायक, ठीक है, एक होता है अध्रुवीय विलायक। अब देखिए ध्रुवीय विलायक में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा पानी होगा, और यहाँ क्या होगा, बेंजीन होगा, या फिर कार्बन का कोई प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट। तो ये क्या हो गया कि अध्रुवीय विलायक। देखिए ध्रुवीय विलायक क्या होता है कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय जो होता है केमिकल, उसको हम इसमें मिलाएंगे तो ये घुल जाएगा। तो ध्रुवीय जैसे हम अम्ल, क्षार ये सब पानी में मिलाएं या लवण, तो ये पानी में घुल जाता है। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब पानी में घुल जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, तेल वगैरह जो है उसमें नमक डालेंगे तो तेल में नमक घुलेगा, या फिर तेल में क्या होगा, चीनी वगैरह नहीं घुलता है। तो इसका सीधा एग्जाम मतलब कि ये कंक्लूजन है कि ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, कौन घुलेगा, ध्रुवीय घुलेगा, ठीक है, और ध्रुवीय घुलेगा, लेकिन
अध्रुवीय 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 विलायक नहीं घुलेगा। ये हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि ये आप जान जाइए। देखिए ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि अध्रुवीय है तो अध्रुवीय जो है कि पदार्थ घुलेगा इसमें, अध्रुवीय में ये क्या होगा, घुलेगा, लेकिन ध्रुवीय नहीं घुलेगा। जैसे आप तेल में पानी मिलाइए, आप मिट्टी का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए या घी ले लीजिए, कुछ भी ऐसा ले लीजिए और उसमें क्या करिए आप कि पानी डालिए और उसको देखिए घुलेगा नहीं घुलेगा, तेल ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे, तो ये घुलेगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि ध्रुवीय में ध्रुवीय घुलेगा और अध्रुवीय में अध्रुवीय घुलेगा, एक दूसरे में नहीं ये दोनों घुलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमको देखिए रासायनिक अभिक्रिया में इधर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, इधर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब देखिए रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं कि कई सारे जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कि 3-4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का मेनली होता है। योगात्मक अभिक्रिया, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिर उसके बाद डबल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस तरह से 3-4 अभिक्रिया होती है। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये कितने तरीके का होता है हम यहाँ पे एक एक करके लिख दे रहे हैं। योगात्मक अभिक्रिया अब देखिए इसमें क्या होगा, योगात्मक जो अभिक्रिया है तो इसमें क्या होगा कि 2 कंपोनेंट हमारे जुड़ जाएंगे। 2 कंपोनेंट कैसे है, जैसे हम कार्बन को O2 के साथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। देखिए ये हमारा दोनों जो रिएक्टेंट है वो जुड़ गया प्रोडक्ट में, एक दूसरे से अलग नहीं हुआ। और भी इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल दे के बाद में क्रॉस चेक करेंगे कि ये अभिक्रिया दी हुई है तो आपको कौन सी अभिक्रिया है, ये केमिकल दिया होगा ऐसे लिखा हुआ और इसको आपको बताना है कि योगात्मक है कि कौन सा है। अब देखिए योगात्मक अभिक्रिया आ गई। अब हम आते हैं अलग एक एग्जाम्पल पे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, तो दूसरा है ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया है, पहले आप अभिक्रिया को पढ़ लिए, उसके बाद हम अभिक्रिया को बैलेंस करना भी सीखेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया है तो इसमें क्या है, देखिए NaOH प्लस H2SO4। आप देखिए ये जो है ना कि जब यहाँ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा। Na जो H2 को हटा देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O पानी अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम आते हैं अपने तीसरी अभिक्रिया की ओर। हमने पहले पढ़ा था योगात्मक अभिक्रिया, उसके बाद हमने विस्थापन पढ़ा था। अब आते हैं अपघटन अभिक्रिया की ओर। तो अपघटन का मतलब होता है टूटना, वियोजन या विभाजन का मतलब भी टूटना ही होता है। देखिए ये क्या है, KClO3, ये ClO3 है, ClO3 ये क्या है और ये K है। तो देखिए इसको बोलेंगे क्या, पोटेशियम क्लोरेट ऐसे बोलते हैं। अब देखिए ये क्या है, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड में टूट गया और 3 ऑक्सीजन गैस बाहर आ गया। अब इसी तरह देखिए ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देंगे, हीट दिया हुआ है, हीट, इसको ऐसे करके जो ट्रायंगल है इससे हीट को रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री में खासकर, ठीक है। तो CaCO3 है क्या, CaO में टूटा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अब देखिए PbNO3 का होल ट्वाइस है, तो ये देखिए PbO है, अब Pb है, देखिए Pb में अलग से टूट गया, NOT में अलग से टूट गया, ये क्या है।
अब देखिए NO2 में अलग से टूट गया और यहाँ पे O2 में अलग से टूट गया, तो ये मिला के देख लीजिए कितना है, 4N है, यहाँ पे 6N है। तो अभिक्रिया कई सारी है लेकिन बैलेंस नहीं है। अब देखिए हम आते हैं यहाँ पे द्विविस्थापन क्या होता है, ये एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम द्विविस्थापन क्या होता है। विस्थापन हम देखे थे कि यहाँ से एक निकल के जाता है, वहाँ पे जुड़ जाता है और ये दोनों आपस में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये इसके वाले को विस्थापित करके अलग हो जाएगा और ये जो बचेगा वो इसके वाले को विस्थापित करेगा। देखिए ये क्या है, तो विस्थापन देखिए BaCl2 प्लस CuSO4, या बेरियम क्लोराइड है और कॉपर सल्फेट है। देखिए BaSO4, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, एक CuCl2 और देखिए Cu, यानी जो Cu है यहाँ Cl2 के साथ तोड़ के ये बन जाएगा और ये वाला BaSO4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, द्विविस्थापन, यानी एक ही अभिक्रिया दो बार हो जाएगी उसमें। देखिए CaSO4 है और यहाँ H2S है, तो देखिए यहाँ पे H2SO4 अलग हो गया, ठीक है, और यहाँ देखिए CuS अलग हो गया। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 हमारा बना और बच क्या गया, CaS। अब CaS क्या है, जैसे Ca वो है उसी तरह से CaS भी है। अब देखिए ये हमारी अभिक्रिया होगी 4। अब हम पांचवी अभिक्रिया क्या है कि वो एक चैप्टर ही है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीकरण और अभिकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो उसमें क्या होता है कि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस अभिक्रिया में भी 3 तरीके की अभिक्रिया होती है। एक, इसको तोड़ना है तो हमको फोर्स देना होगा, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए फोर्स देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम हीट दिए, अब एक जगह क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और एक जगह क्या होगा कि हम धूप में रख देंगे तो टूट जाएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म बनता है, तो धूप में रखने से ही वो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। इस तरीके से 3 तरह का होता है। तो एक बोलते हैं विद्युत अपघटन, एक बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन और एक बोलते क्या है, थर्मल या फिर तापीय अपघटन। 3 तरीके की अभिक्रिया होती हैं, उनमें भी सेम इसी तरह का एग्जाम्पल होता है। अब हम अगले क्लास में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उसमें क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, और उसके बाद क्या है कि ये देखिए कि थोड़ा सा बैलेंस करना हम दिखा देते हैं क्या है। देखिए यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ देखिए 4 दूना 8 और 2 10 ऑक्सीजन है, बैलेंस नहीं है। यानी यहाँ पे जितना एटम होना चाहिए ऑक्सीजन का, इधर भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे जितना Pb का एटम होना चाहिए, यहाँ पे भी उतना ही होना चाहिए। यहाँ पे जितना नाइट्रोजन का एटम होना चाहिए, यहाँ पे भी उतना होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। तो हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे कैसे बैलेंस किया जाता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियोज़ को भेज दीजिए ताकि वो भी देख के पढ़ सके। धन्यवाद।